हेलो एवरीवन। हमारी नेटवर्क थ्योरी की सीरीज के पार्ट फोर्थ में आपका स्वागत है। इस सीरीज से हम क्वेश्चंस शुरू कर रहे हैं और आगे की हम जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं वो क्वेश्चन के थ्रू ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है इसका डायग्राम मैंने दिया हुआ है और हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये वोल्टेज है वी आउट। ओके, मैंने आपको अभी दो लॉज बताए हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ये क्वेश्चन आपको शायद अगर आपने पहले नेटवर्क थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको इजी लग रहा होगा, बट फॉर बेटर बेसिक्स आई एम स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन। ओके, तो इसको करने के मैंने आपको दो मेथड मतलब मैंने आपको दो लॉ बताए हैं। मैंने आपको दो लॉज बता चुके हैं, केवीएल एंड केसीएल। इस क्वेश्चन को आप दोनों ही लॉज से कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले मेथड वन से करता हूँ और फिर इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हमें बेसिकली क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो मैं पहला मेथड इसे केवीएल से बताऊंगा। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए हमें लूप देखना होता है सबसे पहले। तो हमें लूप देखते हैं, हम इस डायग्राम में कितने लूप हैं। तो मैं अगर एक पॉइंट से चलना शुरू करता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट से चलता हूँ और वापस चलता हूँ और घूम के वापस इसी पॉइंट में आता हूँ तो मुझे ये एक लूप दिख रहा है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ इस लूप का एक करंट होगा और इस लूप के करंट को मैं आई करंट एज्यूम कर लेता हूँ, जो कि इस पावर सोर्स से निकल रहा होगा, इस वोल्टेज सोर्स से निकल रहा होगा। अब क्योंकि ये 5 वोल्ट से करंट निकल रहा है तो ये 2.2 ओम का ये जो रजिस्टर लगा है यहाँ पे, इससे फ्लो हो रहा होगा। और क्योंकि रजिस्टर हमारा एक पैसिव एलिमेंट है तो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो मैं ऐसा एज्यूम करूंगा और इसको मैं वोल्टेज V1 नाम दे देता हूँ। और यही करंट, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट है, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो जो पूरा करंट होगा वो सीधा यहीं से फ्लो करेगा। और इसको भी वापस से मैं यहाँ पे भी आई लिख देता हूँ और इसकी पोलैरिटी लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी वी आउट मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं, देखते हैं हम वी आउट कैसे फाइंड करेंगे। हम सबसे पहले केवीएल इक्वेशन लिख लेते हैं। केवीएल इक्वेशन लिखने का तरीका, हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं और हमें सबसे पहले नेगेटिव साइन दिया, हमने नेगेटिव साइन के साथ -5 लिख दिया। इसके बाद मुझे V1 दिखाई दिया, मैंने V1 एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद मुझे वी आउट दिखा, मैंने वी आउट एज इट इज़ लिख दिया और इक्वेट कर दिया 0 से। अगर मुझे वी आउट निकालना है तो उसके लिए मुझे V1 पता होना चाहिए। क्या मुझे V1 पता है? नहीं, मुझे V1 नहीं पता है। तो सबसे पहले मुझे V1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। V1 में फाइंड आउट कैसे करूंगा? V1 फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास, मुझे पता है हमारे पास एक ओम्स लॉ है। तो जो V1 का जो वैल्यू होगा वो 2 टाइम्स आई होगा फ्रॉम ओम्स लॉ। ओके, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ। क्यों होगा? क्योंकि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज द रेजिस्टेंस दैट इज दिस 2 किलो ओम। अगेन वी आउट का अगर मैं ओम्स लॉ लिखूं तो वी आउट की वैल्यू भी 3 आई होगी। अब अगर मैं ये दोनों जो हमारे पास वेरिएबल है V1 एंड V2, ये इन टर्म्स ऑफ आई निकाल लिया है मैंने, तो मैं इसी इक्वेशन में अगर पुटअप कर दूं तो मैं आई की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं आई की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि अगर मुझे आई की वैल्यू पता चल गई तो मुझे V1 और V0 दोनों ही पता चल जाएगा। तो मैं आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये दोनों इक्वेशन जो मैंने निकाली है वो वापस मैं इस इक्वेशन में पुटअप करूंगा 3 में, और जो इक्वेशन आएगी वो ये रहे। ओके, तो मैं अब इससे निकालता हूँ आई की वैल्यू। तो जो मेरा मेरा आई आएगा, इस -5 को राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ और इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये आएगा मेरे पास 5 टाइम्स आई इज इक्वल टू 5 एंड आई इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। सो फॉर सो गुड, हमारा आई आ गया है। अब मैं वापस से इसको इक्वेशन 4 देता हूँ और मैं पुटअप कर देता हूँ इक्वेशन 4 की इस वैल्यू को इधर। तो वी नॉट की जो वैल्यू होगी 3 इंटू आई होगी और 3 इंटू आई हमारे पास 1 है। 3 इंटू 1 एंड आंसर इज 3 वोल्ट्स। ये हमारे पास पहला मेथड हुआ और इस मेथड से हमने 3 वोल्ट्स आंसर निकाल लिया है। ओके, तो आपने देखा ये केसीएल हमें कैसे लगाना है। हम क्या करते हैं, हम हमारा जो मैंने पहले ही बताया आपको, जो हमारा एक लूप होता है हम उसको एक करंट से एसोसिएट करते हैं और इसके बाद हम सबसे पहले नॉर्मल केवीएल इक्वेशन निकालते हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेप हमारा होना चाहिए वो हमारा ये होना चाहिए कि हमारे पास हमें अननोन वेरिएबल पता होना चाहिए। कौन सा वेरिएबल हमें पता नहीं है और क्या फाइंड आउट करना है। तो हमें वी नॉट फाइंड आउट करना था।
और अननोन वेरिएबल हमारे पास एक एक्स्ट्रा था जो कि V1 था। V0 और V1 दोनों ही अननोन वेरिएबल है, लेकिन हमको हमारे पास V1 नहीं था। अगर हमारे पास डायरेक्टली V1 हमें पता होता तो मैं डायरेक्टली V0 निकाल सकता था विदाउट एनी फर्दर इक्वेशंस। मुझे आई निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर मुझे V1 पता होता तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने दोनों V0 और Vi को एज अ फंक्शन ऑफ आई लिख लिया, क्योंकि ये दोनों आई के करंट के फंक्शन है फ्रॉम ओम्स लॉ। और इसके बाद मैंने आई की वैल्यू निकाली और आई की वैल्यू वापस पुटअप कर दी, तो हमें सीधा सीधा 3 वोल्ट मिल गया। अब यहाँ मैं आपको एक और रूल से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, जिसे हम वोल्टेज डिवीजन रूल कहते हैं। अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को, जो कि हमारे पास ये केवीएल और ओम्स लॉ को मर्ज कर दें, तो हमें एक लॉ मिलता है जिसका नाम है वोल्टेज डिवीजन, एक रूल मिलता है जिसका नाम है वोल्टेज डिवीजन रूल, VDR मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो अब VDR हम कैसे पता लगा सकते हैं। मैं इनको मान लीजिए 3 ओम और 2 ओम नहीं लिखता, तो R1 और R2 लिखता, तो मेरे पास ये इक्वेशन और इसको मैं V लिखता। सपोज मैं अब एक जनरल डायग्राम बना रहा हूँ, गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोल्टेज डिवीजन रूल। ये मेरे पास V है, ये हमारे पास R1 है, ये मेरे पास R2 है, और यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा था जैसे मैंने बनाया था। मैं इसके लिए इक्वेशन लिखूँ, केवीएल इक्वेशन, तो मैं डायरेक्टली जब केवीएल सेकंड इक्वेशन लिखूंगा, देख लेते हैं, चलिए पहले इक्वेशन ही लिख लेते हैं। माइनस वी, इस लूप से मैं शुरू किया और मैं ऐसा लूप ले रहा हूँ, ठीक है। तो -V प्लस आई R1 प्लस आई R2 इज इक्वल्स टू 0। आई मैं कॉमन ले सकता हूँ इधर, तो -V प्लस आई R1 प्लस R2। अब मेरे को आई की वैल्यू अगर पता चल जाए तो मैं इसको इक्वल टू 0 कर देता हूँ। ओके, इधर से मेरे को जो आई की वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, आई की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो मिलेगी V अपॉन R1 प्लस R2। और ये जो मेरे पास V नॉट था, यहाँ पे V नॉट था, अब मैं V नॉट की अगर वैल्यू देखूं, तो V नॉट इज इक्वल्स टू, V नॉट की वैल्यू देखूं तो V नॉट इज इक्वल्स टू मेरे पास I टाइम्स R2 है। ये I यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, और टाइम्स R2 फ्रॉम ओम्स लॉ। आई का ये वैलिड इक्वेशन था, मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट अप किया। मुझे V नॉट का जो इक्वेशन मिला वो मिला V अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय R2। ओके, तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा, ये फॉर्मूला सिर्फ एक सीरीज सर्किट में वैलिड है, ये माइंड करने वाली बात है, क्योंकि हमारे पास एक सीरीज सर्किट में ही करंट सेम होता है, और एक सीरीज सर्किट में ही वोल्टेज डिवाइड होता है। आपने अगर इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखा हो, मैंने जानबूझकर यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, जो मेरे पास एक ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के केस मैंने जानबूझ के 2 ओम एंड 3 ओम लिया था, ताकि मैं यहाँ पे 2 और 3 वोल्टेज डिवाइड कर सकूँ। 3 ओम के अक्रॉस थ्री 3 वोल्ट डिवाइड हुआ है, और 2 ओम के अक्रॉस 2 वोल्ट डिवाइड हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो करंट था वो मैंने इंटेंशनली 1 एम्पियर फ्लो करवाया था। तो यहाँ पे ये आराम से 1 एम्पियर हो गए थे और V0 3 आ गया था। और अगर आपको ये रूल डायरेक्ट पता होगा तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप सीधा, अगर मैं किसी भी सीरीज सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज पूछूं, अगर मैं मान लीजिए V1 ही पूछ लेता, तो आपको V1 बताने के लिए यहाँ पे मैं V1 बनाता हूँ और मैं आपसे पूछता कि V1 की वैल्यू क्या हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आपको तो पहले करंट की इक्वेशन तो हमेशा ये सेम ही आएगी, तो मैं V1 की वैल्यू अगर डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, करंट की इक्वेशन तो ऑलवेज सेम रहेगी, V1 अपॉन R1 प्लस R2। इसके बाद मैं क्या लिखा, जो ओम्स लॉ के साथ रेजिस्टेंस आया था, इस केस में R1 आएगा। तो किस वोल्टेज डिवीजन रूल से अगर किसी रेजिस्टर के अक्रॉस मुझे वोल्टेज लिखना है, तो मैं डायरेक्टली इस रूल से लिख सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, सोर्स वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई दैट सेम रेजिस्टेंस इटसेल्फ। ओके, आई होप आपको वोल्टेज डिवीजन रूल क्लियर हुआ होगा, और इस रूल से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, अगर वो रेजिस्टर सीरीज में हो तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ही अगर मैं दोबारा सॉल्व करता हूँ, दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि केसीएल से कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। केसीएल से सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे दोबारा से डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक दो रजिस्टर थे जिनका
यहाँ पे मेरे पास 2 ओम का एक रजिस्टर था, यहाँ पे 3 ओम का एक रजिस्टर था, और यहाँ मेरे पास 5 वोल्ट की एक बैटरी थी। केसीएल लगाने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है हमें नोड देखना होता है। तो हम पहले नोड देखते हैं हमारे पास कितनी नोड्स हैं। मेरे पास एक नोड ये है, ठीक है। एक नोड हम मेरे पास ये है, और एक थर्ड नोड ये है। जैसे मैंने बताया था, हम एक एक नोड को हम रेफरेंस मान लेते हैं, और सबसे नीचे वाली नोड को ही हम यूजुअली रेफरेंस मानते हैं, और इसका पोटेंशियल हम इसको 0 वोल्ट, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है अगर यहाँ, तो 0 वोल्ट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट लाइन है तो 0 वोल्ट यहाँ भी है। तो मैं नोड 1 का अगर आपसे पोटेंशियल पूछूं तो आप क्या बताएंगे? ये जो वोल्टेज सोर्स है ये इटसेल्फ बता रहा है मुझे कि नीचे वाले टर्मिनल से ऊपर वाले टर्मिनल का वोल्टेज 5 वोल्ट ज्यादा है। अगर नीचे वाला टर्मिनल का वोल्टेज मैंने 0 एज्यूम किया है, तो ये ऊपर वाला जो टर्मिनल है जिसको मैंने नोड 1 बोला है, उसका टर्मिनल उसका वोल्टेज ऑब्वियसली 5 वोल्ट होगा। अब मुझे इसका वोल्टेज 5 वोल्ट पता है, अब देखते हैं क्या मैं 2 वोल्ट जो सेकेंड नोड है इसका वोल्टेज मैं पता लगा सकता हूँ क्या? हम्म, इसका वोल्टेज मैं पता नहीं लगा सकता हूँ। क्यों पता नहीं लगा सकता हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक आने पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ मुझे पता ही नहीं, तो मैं इसका वोल्टेज पता लगा ही नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर मैं केसीएल इक्वेशन लिखूं तो ऑफ कोर्स मैं इसका वोल्टेज पता लगा सकता हूँ, और इस नोड 2 का वोल्टेज ही आउटपुट। देखिए कैसे मैं लगाता हूँ इस नोड पे वोल्टेज। मैं यहाँ पे भी ओम्स लॉ को यूज करूंगा। तो सबसे पहले तो केसीएल इक्वेशन लिख लेते हैं। केसीएल इक्वेशन लिखने के लिए कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इस नोड 2 के लिए केसीएल इक्वेशन लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए यही अननोन है। बाकी नोट्स तो मैंने पता लगा ली विथ डायरेक्टली सीइंग द डायग्राम। ओके, तो इस नोड 2 में लगाऊं तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ यहाँ से कोई करंट आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ से भी सेम करंट आएगा, तो मैं यहाँ से करंट आई मान लेता हूँ, और यहाँ से करंट भी एक जा रहा होगा, उसको मैं आई मान लेता हूँ। तो मैं इनकमिंग करंट को मैं लिखा -आई, आउटगोइंग करंट को +आई इज इक्वल्स टू 0। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है ये। आगे देखते हैं हम, इस आई की वैल्यू में कैसे लिखूंगा। मुझे क्या चाहिए? वी नॉट चाहिए। तो मुझे एक आई को वी नॉट के टर्म्स में निकालना होगा और दूसरे आई की वैल्यू निकालनी होगी विथ मैथमेटिक्स। तो मैं क्या करूंगा, इस आई की वैल्यू निकालने के लिए जो -आई आ रहा है इसको निकालने के लिए मैं इस नोड का वोल्टेज मैंने वी नॉट एज्यूम किया था। अब अगर मैं किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस करंट अगर ये है, सेम मैं कुछ कहा नई नई चीज में नहीं लिख रहा, मैं ओम्स लॉ लिख रहा हूँ, तो मुझे पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब मेरे को अगर मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करूँ तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, जहाँ पे V जो होता है वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ का पोटेंशियल वी नॉट है, यहाँ से करंट आ रहा है। करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, आपको पता है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ माइनस साइन लगाया। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल 5 वोल्ट हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल वी नॉट, इसके बाद डिवाइड बाय कौन सा रजिस्टर है? 2 ओम। इस करंट का इक्वेशन सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज लिखा, ब्रैकेट लगाया, और मैंने हायर टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करवा दिया, जो कि इस पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो कि इस पर्टिकुलर वी की वैल्यू है। इसके बाद मैं इस आई के लिए भी निकालता हूँ, तो मेरे पास आई जो होगा वो वी बाई आर होता है। तो वोल्टेज इस नोड का मुझे पता ही है, नीचे का तो 0 वोल्ट है, तो मैं यहाँ से करंट यहाँ जा रहा है। अब मैं क्या किया, मैं यहाँ वी नॉट डाला, इसके बाद मेरे को 0 वोल्ट इस नोड का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है क्योंकि, डिवाइड बाई जो 3 ओम का रजिस्टर था, और इक्वेट कर दिया मैंने 0 से। अब आप देख सकते हैं ये जो पूरी इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ वी नॉट के टर्म्स में है। मैं सीधा सीधा वी नॉट यहाँ से निकाल सकता हूँ अगर मैं यहाँ से एलसीएम ले लूँ तो। सबसे पहले इस माइनस साइन को मैं डिस्कार्ड करने के लिए इस पूरे टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ, या फिर मैं यहीं पे डायरेक्टली माइनस से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो -5/2 आया, प्लस V0/2 आया, प्लस V0/3 आया, इक्वल्स टू 0 हुआ। ओके, इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 6, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 6×5 = 30 होता है, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -15, प्लस इसको 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3V0 आएगा, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2V0 आएगा, और ये इक्वेट हो जाएगा 0 पे। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, 5V0। यहाँ पे ऐसा मत सोचिए कि मैंने एलसीएम लिया नहीं, अभी देखिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि आपको बुरा ना लगे। ये 6 ऑलरेडी मैं यहाँ मल्टीप्लाई करा दूंगा अगर,
तो वो 0 हो जाना है, इसलिए मैंने प्रीवियस स्टेप में लिखा नहीं था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे वापस से लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, -15 + 3v0। आपको समझ में आना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये स्टेप भी लिख दी। इसके बाद मैं इन दोनों को ऐड अप कर सकता हूँ, तो ये 5 हो जाएगा, 5v0, और इस पर्टिकुलर को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ इस तरफ, तो क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव हो जाएगा, तो +15, और इस v0 की ये जो वैल्यू आ जाएगी 3 वोल्ट आ गई। दोनों से सेम आंसर आया, हमें किसी में स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मान लीजिए ये क्वेश्चन तो खैर सीरीज सर्किट का था, आप वोल्टेज डिवीजन रूल से आसानी से निकाल सकते थे, केसीएल से भी निकाल सकते थे, केवीएल से भी निकाल सकते थे। लेकिन अगर कोई टिपिकल क्वेश्चन आएगा तो उसको अप्रोच करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि आप सबसे पहले देखें कि आपके उस डायग्राम में कितने नोड्स और कितने लूप्स हैं। अगर आपने नोड्स देख रहे हैं पहले, तो आप सबसे पहले ये काउंट करिए कि कितने आपके पास अननोन नोड्स हैं जो आप पता डायरेक्टली देख के नहीं लगा सकते। जैसे कि इस केस में सिर्फ एक ही अननोन नोड था जो हमें पता नहीं था, और हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन लिखनी पड़ी और पूरा हम सॉल्व करते चले गए और आंसर आ गया। और अगर मैं लूप का बात देखूं तो लूप करंट भी मेरे पास एक ही था, मेरे पास एक लूप करंट था जो मुझे पता नहीं था। तो मैं चाहूँ तो केवीएल से लगाऊं या केसीएल लगाऊं, दोनों से ही कॉम्प्लेक्सिटी बराबर थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ लूप करेंट्स ज़्यादा होंगे, और वो सभी के सभी अननोन होंगे। लेकिन जो वोल्टेज होंगे, जो नोड्स होंगे हमारे पास, वो सब के सब अननोन नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वोल्टेज सोर्स लगा ही होगा। और अगर वोल्टेज सोर्स लगा होगा तो हमारे पास ऑलरेडी एक नोड, तो हम जो एज्यूम करते हैं वो तो ऑलरेडी हमें पता होती है, इसके साथ में एक नोड हमें एक्स्ट्रा पता चली जाती है। तो ज़्यादातर केसेस में हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ अननोन नोड्स हमेशा कम ही होंगी नंबर ऑफ अननोन करंट से। तो हम ज़्यादातर प्रिफर नोडल एनालिसिस करेंगे। और जो आपने एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आपने ये दो एनालिसिस के बारे में सुना ही होगा, मैश एनालिसिस और जो हमारा नोडल एनालिसिस होता है। मैंने भी इस वीडियो में कई बार नोडल एनालिसिस का नाम लिया है। ये कुछ नहीं है, मैश एनालिसिस केवीएल प्लस ओम्स लॉ है, मैंने आपको करके भी दिखाया। और नोडल एनालिसिस भी कुछ नहीं है, ये केसीएल और ओम्स लॉ का एडिशन है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओम्स लॉ यूज़ किया और ये केसीएल इक्वेशन यूज़ करी, इन दोनों के यूज़ से मैं इसका सॉल्यूशन तक पहुंचा। तो इस एनालिसिस को मैं एक नया नाम दे दिया, नोडल एनालिसिस। जो ऊपर एग्जाम्पल था उसमें भी मैंने यही काम किया था। उसमें मैंने क्या किया था, ये मैंने ओम्स लॉ का यूज़ किया था और ये मैंने केवीएल इक्वेशन का यूज़ किया था। अब ये दोनों की मदद से ही मैं इस वी नॉट तक पहुंचा, और इसको मैं चाहूँ तो मैश एनालिसिस बोल दूँ। बस नाम का अंतर है और कुछ नहीं। बाकी तो केवीएल और ओम्स लॉ यही दोनों बेस हैं। कभी कभी तो आप केवीएल और केसीएल दोनों का मिक्सचर लगा के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इजीली सॉल्व होगा। आगे चल के हम ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे। आई होप आपको केवीएल, केसीएल, मैश, नोडल, ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए।